हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी जगह एकदम मस्त होंगे। बैठ जाओ, बेल्ट लगाकर बैठ जाना, उठना नहीं है जब तक मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि हमारे चैनल का, हमारे एप्लीकेशन का नाम है फन इन पाठशाला, तो सब कुछ क्रिएटिव तरीके से, फनी तरीके से एकदम एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होंगे क्लास में, और प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक वे में सब कुछ मिलेगा तुम्हें। यहाँ पीपीटी भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। क्लास के टेस्ट भी अच्छे तरीके से चलेंगे। लेकिन एक बात मैं तुमसे बार बार बोलूंगा, यहाँ मैं क्लास 12th का भी पढ़ाऊंगा, जेई मेंस का भी पढ़ाऊंगा और नीट का भी पढ़ाऊंगा। और एक और बात ध्यान देना, क्लास 12th का सारा कॉन्सेप्ट कराने के बाद लास्ट में टॉपिक के बाद एक वीडियो डाला करूंगा जो प्रॉपर जेई की होगी, है ना, और प्रॉपर नीट की होगी, जिसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्लास 12th वाले भी कवर हो जाएंगे, और क्लास 12th जिसे करनी है वो नीट और जेई की प्रिपरेशन ना करे। लास्ट वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं पर्टिकुलरली बता दूंगा ये सिर्फ जेई मेंस के लिए हैं, या ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ नीट के लिए हैं, जिससे तुम लोगों को ज्यादा गधों की तरह मेहनत भी नहीं करनी होगी। जो जिसकी प्रैक्टिस करेगा वो उस चीज को देख ले, ठीक है। तो इतने कम पैसों में बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। आ जाओ, देखो क्लास 12th का आगाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर है। लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं, हम है ना इसमें 3-4 महीने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जिक्र करते हैं। मैग्नेटिज्म, ठीक है, बहुत अच्छा खासा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो तुम पढ़ रहे हो। स्टैटिक का मतलब क्या है? यहाँ पे चार्ज छुक छुक करके चलता नहीं है। चार्ज कैसा रहता है? रेस्ट में। चार्ज यहाँ पर हमेशा रेस्ट में रहेगा। जब बात करेंगे, जब हमारा भाई साहब चार्ज जो है ना रेस्ट में रहेगा, तो जब भी चार्ज रेस्ट में रहेगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में रहेगा, चार्ज मोशन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारे 2 टॉपिक दे रखे हैं, पूछो कौन कौन से, बताता हूं मैं जल्दी से। पहला हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसीईआरटी के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रही है दोस्तों। दूसरा हो गया तुम्हारा पोटेंशियल वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बोर्ड में इनका वेटेज 8 नंबर से 10 नंबर का रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक का। और जेई मेंस, जेई एडवांस में, नीट में तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और जेई मेंस एडवांस में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो दमदार चैप्टर है, बढ़िया तरीके से और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ते हो तुम? देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी पोर्शन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाले जितने भी पोर्शन है वो सारे यहाँ पे निपटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में सब कुछ मोशन में रहेगा, चार्ज एक्शन में रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी खत्म करेंगे, ठीक है। और कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी, तो वो सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे मस्त तरीके से डांस कर रहा होगा हर जगह, ठीक है। यहाँ बेचारा चार्ज रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एकदम एक्शन में। रफ कर दूं इसे मैं एक्शन में? ओके, लेट्स लर्न इन एक्शन इन फन इन पाठशाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय सनी यादव, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब मैंने अभी अभी बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, एट रेस्ट। जब चार्ज भाई साहब आराम कर रहा है अपना, तो उसी स्टडी को हम चार्ज कहते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा चार्ज रेस्ट पर कैसा फील दिलाऊंगा पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ। उसके बाद चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें स्पेयर लूंगा एक, उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाऊंगा कैसी होती है, बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखाऊंगा सब चीज। यहाँ तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं, तुम्हें देखना भी है चीजें आखिरकार हो कैसे रही हैं दुनिया में, ठीक है। तो चार्ज भाई साहब, ये चार्ज सर मैंने 10 बार सुन लिया। कितनी बार? 10 बार, जब से अब तक। आखिरकार ये चार्ज है क्या चीज, क्या बुलाइए? तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अच्छे से रंग से लिख दे रहा हूं, बढ़िया से। मैं यहाँ पे कह सकता हूं ये चार्ज है ना, वो क्या है? इट इज अच्छा सा बनाएंगे, इट इज इंटरेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ मैटर। मटेरियल नहीं, मैटर कह लो यहाँ पे। मैटर तो तुम सबको पता है, वो नहीं जो तुम घर में, स्कूल में लड़ते समय मैटर कर देते हो। मैटर का मतलब यहाँ पे क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा भी ऐड हो गया है, उसके बाद बोस आइंस्टीन भी ऐड कर दिया है। टोटल 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वही तुम्हें पढ़ना है। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन वगैरह थोड़ी बड़ी बातें हैं, इनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, कोर्स में नहीं है तो अभी रहने दो, ठीक है। तो सॉलिड यानी
जैसे कि सब सब समझ रहे हो ना, इसे ज़्यादा ब्रीफली नहीं बता रहा मैं। सुनो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इंट्रिंसिक का मतलब बहुत ही अंदरूनी, उसके अंदर का फिर कुछ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे कि मानो ये कोई सोडियम का बढ़िया से ड्रॉ करते हैं, सोडियम का एलिमेंट है, यहाँ से ले लो, पहले स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर नहीं स्पेयर लेते हैं। हाय ये क्या हो गया? ओके ठीक है, क्लोन एक तो अभी मैं तुम्हें क्या बना के दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बना के दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाता हूँ सोडियम की, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ चार्ज के बारे में बढ़िया से। यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है ना, उसके अंदरूनी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके अंदर जाके घुस के ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी अंदर तक चले गए हम। पहले तो हमने एटम लिया, एटम ही खुद में एक बहुत छोटी चीज़ है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटॉन, तो ये अंदर की प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, अच्छा लगेगा। एक सेकंड, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। चलो ये जबरदस्ती बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है इसी में बनाते हैं। बड़ा ही नहीं हो रहा यार, कौन हुआ इतना ही नहीं बड़ा हो रहा। तो ये देखो, मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन बना दो, ये क्या हो गया न्यूक्लियस सब, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है पूरा, बड़ा बना दिया मैंने जूम करके, इसमें 11 प्रोटॉन है, ठीक है, टोटल 11 प्रोटॉन है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेल हो गए, ठीक है, KLMN तुमने कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा। मान लो प्रोटॉन मैंने बाहर, ये तुम्हारा पूरा न्यूक्लियस वाला पोर्शन था, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन थे। अब क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में, उसके अलावा 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में होंगे, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, सबको पता है। अब 8 और 2 10 तो हो गए, एक और भरना है ना बाहर, तो बाहर वाली ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैं कोई भी चार्ज कैसे होता है प्रॉपर्टी पे, वो बता रहा हूँ। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, पता है तुम सबको? अरे ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला है, पॉजिटिव, तुम सबको ये तो पता ही होगा, बचपन में पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, एक तो बहुत दूर होने की वजह से इस बेचारे सोडियम को, एटम को ना स्टेबल भी होना है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, दे देता है। जैसे कि अब ये किसको दे देगा, मैं यहाँ पे क्लोरीन ले रहा हूँ, ठीक है, क्लोरीन, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 17 है, और एटॉमिक मास 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन होंगे, अपने हिसाब से बना लेना। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, बना रहा हूँ, एक सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। अच्छा, और यहाँ पे कितने होंगे 7, क्योंकि टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, पहले ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें कि चीजें जो है 17 लिख लो ना, 17 यहाँ पे, बाहर वाली ऑर्बिट में 7 हैं, 2 8 7, ठीक है, ऐसे फिल होते हैं। पहले मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि भाई चीज कैसे चार्ज हो रही है कोई भी। तो देखो इस बेचारे पे एक इलेक्ट्रॉन, अकेला बेचारा, अकेला क्या करे, सोच रहा है यार मैं अकेला यहाँ पड़ा हुआ हूँ, निकल ही जा रहा हूँ। जैसे ही सोडियम और क्लोरीन गैस पे मिलेंगे दोनों, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला, इसे क्योंकि स्टेबल होना है, दुनिया में हर एक कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो ये सोडियम का एटम ना स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहरा के इसके अंदर घुस जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर यहाँ पे क्लोरीन को स्टेबल होना है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो मैंने इसमें डाल दिया। अभी बस ये समझ लो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहां से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है मैंने, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 11 थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 थे, अब भी 11 है। प्रोटॉन में हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से अटैच है, ठीक है।
हमने बदलाव क्या कहाँ किया, इलेक्ट्रॉन में। पहले 11 थे, एक बेचारा निकल गया, अब कितने हो गए 10। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 10 तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितना है 11। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं जो चार्ज हो गया वो कितना हुआ 11 - 10। ठीक है, तो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, या ये कह लो 1 प्रोटॉन हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक प्रोटॉन ही तो बच रहा है, प्रोटॉन ही तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, 11 में से 10 जाएगा तो एक प्रोटॉन ही तो बचेगा। समझ में आई बात, प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कह सकता हूं ये प्रोटॉन जैसे इसमें एक बचा ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भगते ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन घुस रहा है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। पूछो कैसे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले तो 17 थे, अब एक और आ गया, इसमें एक और ऐड हो गया, कितने हुए टोटल 18। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17, तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तो क्या बचेगा 18 - 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो चार्ज आया वो कितना आया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। किसी भी बॉडी को अगर हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और किसी भी बॉडी को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब बढ़िया बात समझते हैं, कोई भी बॉडी, चार्ज दो तरीके के होते हैं, तुम सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये सब एक्सपेरिमेंटली बताया है। जैसा कि मैंने बताया था चार्ज में, मैं आपको चार्ज फील करा के दिखाऊंगा, चार्ज जब पढ़ा रहा था। आज उसको फील करते हैं। देखो अब इसके ऊपर है ना चार्ज डेवलप होगा, जैसे मैंने बेंडीग्राफ जनरेटर को ऑन किया तो इस पर चार्ज आया, और उस चार्ज की वजह से देखो इसकी खोपड़ी के बाल खड़े हो गए, काले काले बाल दिख रहे हैं तुम्हें, तो ये काले काले बाल देखो कैसे खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये चार्ज हो गया। अब इस पर देखो कोई पॉजिटिव चार्ज आया मान लो, या इस पर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी अपोजिट चार्ज है दोनों पे, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो देखो बाल कैसे बंद हो गए सारे, है ना, क्योंकि ये इनको खींचने की कोशिश कर रहा है, देखो खींच रहा है सारे बाल एक तरफ ऐसे। ठीक है, अब मैं दूर ले जाऊंगा फिर बिखर जाएंगे बेचारे, क्योंकि अब इन पे सब पे लाइक चार्ज डेवलप हो गया है। जैसे ही मैं अनलाइक चार्ज ले जा रहा हूं तो ये बेचारा अट्रैक्ट हो रहा है, देख रहे हो इसके बाल, तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में भी लिखा है। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ हुआ है। जैसे कि इस बिल्ली के बच्चे को पकड़ लो, अब क्या किया विदेशियों ने, इसकी जो है खाल निकाल दी काट कूट के, अब इस खाल के साथ वो मजे लेने लग गए। इनको एक रॉड मिल गई, ठीक है, मैं भी दिखा रहा हूँ, मेरे पास भी है, ये ग्लास रॉड है। ठीक है, दिख रही होगी आप लोगों को, जैसे मेरे पास ग्लास रॉड है ना ऐसे ही। और बिल्ली की खाल में निकाल नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरे को जानवरों के साथ छेड़ाछाड़ी करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन्होंने रब की, इसलिए मैं अपने सारे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो बिल्ली के खाल को जैसे उन्होंने रब किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और बिल्ली की खाल पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ फटाफट से, पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये बेचारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, पकड़ के इसको चार्ज कर दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जनरेट हुए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज समझ में आया, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, यहां पे लिख लो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे लिख दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इट गेट पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, अभी मैंने एक एटम में देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है। अब बहुत बड़ा कुछ भी मटेरियल ले लोगे, सोडियम का एलिमेंट ले लोगे बहुत बड़ा, तो उस पर तो बहुत सारा वजन होगा ना, जाने कितने सारे एटम होंगे, और उसमें कितने सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, कितने सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, वो सब चले जाएंगे, तब वो नेगेटिवली चार्ज बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ना सबसे छोटा चार्ज होता है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, हाँ नेगेटिव चार्ज के लिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे क्लोरीन का दिया था, किसका दिया था, क्लोरीन का। ठीक है, और यहाँ पे किसका दिया था, सोडियम का। ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अब एक और देखो, यहाँ पे ये फिगर देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपल, यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं। लाइक यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसा है, नेगेटिव नेगेटिव एक जैसा है,
लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है, वो वाला नहीं, लाइक यू वाला, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मस्ती के साथ समझते हैं बढ़िया से। एक और चीज, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तुम्हें, यहाँ पे वो मैंने सोडियम वोडियम समझा दिया सब, ये उसके लिए ही खाली छोड़ा था। यहाँ जाओ, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला तो यही हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला, और यहाँ पे ये भी लिख लो तुम लोग, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव और ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है, लिख लो यहाँ पे रिपेल। बढ़िया से बेसिक बेसिक समझा रहा हूं, करामातें सारी आगे करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी में एक और पॉइंट लिख लो, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है, सब कुछ एक्शन में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अब ये दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं ऐसे बना के, अट्रैक्ट, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे बेसिक चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फंडामेंटल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी वो एक तो थी चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वो मैंने आगे लिख रखी है सब, ठीक है। चार्ज क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं भी बताऊंगा, घबराना नहीं। इससे पहले मैं चार्ज की थोड़ी सी चर्चा यहाँ और कर देता हूँ। देखो, चार्ज यहाँ लिख लो, चार्ज की डेफिनेशन मैंने तुम्हें लिखाई थी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। पॉजिटिवली चार्ज कैसे होती है कोई बॉडी, नेगेटिवली चार्ज कैसे होती है वो समझ में आ गया होगा। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ फटाफट से, ऐसा यूनिट फटाफट से बताओ। अरे यार, कूलम ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, चार्ज का सिंबल, सिंबल सबको अभी मैंने बता दिया, क्यू होता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे याद करना है। मैं तो ऐसे निकालता हूँ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी। तो क्यू क्या हो गया तुम्हारा, एम्पियर -1, और ये नहीं, एम्पियर T-1, एम्पियर T-1। तो ये क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तुम्हें याद करना हो तो कर लेना, नहीं करंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ठीक है। ये कोई ज्यादा जरूरत नहीं है अभी इसकी, ये जेईई मेंस वगैरह हम पूछ लेते हैं, यूज होता रहता है बार बार, इसीलिए बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मालूम है क्या होगा, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे है ना कूलम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कूलम जो होती है ना वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। तो एक्शन में ना यहाँ पे हम छोटी मोटी यूनिट लेते हैं, जैसे कि 1 मिली कूलम, मिली कूलम में कितने हुए 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम में कितने हुए 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, 1 नैनो कूलम, एक नैनो कूलम में कितने होते हैं 10⁻⁻9 कूलम। 3 का गैप है, सबको नजर आ रहा है, ये याद कर लेना, बार बार क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा ये। ओके, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, कोई पूछे कि 1 कूलम में कितने फेराडे होते हैं, तो चुपचाप कह देना 96,500 फेराडे होते हैं एक कूलम में, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए, याद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलम से फेराडे में ट्रांसफर कैसे करते हैं उसके लिए भी काम आ जाता है। ये मैंने तुम्हें सब समझा ही दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, कंडक्टर और इंसुलेटर 9वीं 10वीं में सब पढ़ते हो यार, इन सब से तो तुम वाकिफ ही होंगे, बस मैं भी सिंपल सा अभी तुम्हें बस याद दिला दे रहा हूँ। कंडक्टर क्या होता है, मटेरियल, यहाँ पे लिख लो, मटेरियल विच इज अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट भी फ्लो होंगे। ऐसे मटेरियल जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब करंट जाने दो। कौन कौन से होते हैं, अरे सबसे ज्यादा कौन सा कंडक्टर अच्छा होता है, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद कॉपर, लिख लो ऐसे ही, एल्यूमिनियम, सब ये कंडक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
आयरन लिख लो, कुछ भी लिख लो एक्सेट्रा, ठीक है। लेड भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेड। पेंसिल की नोक देखी है, उस वो भी कंडक्टर होती है ना, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर क्या हो गया यहाँ, इंसुलेटर बताओ फटाफट से। विच डज नॉट अलाउ मटेरियल, विच डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ठीक है। मस्त तरीके से समझो यार, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल हो सकता है, रबर का हो सकता है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, रबर। अगर हर चीज में करंट फ्लो होने लग गया तो भाई साहब तुम पकड़ोगे कैसे। अब देखा है ना तुमने, अंदर कॉपर का वायर होता है, ऊपर से रबर चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, तो तुम यूज कर पाते हो बढ़िया तरीके से जिंदगी में, ठीक है। अब यहीं पर समझते हैं हम। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, इसे थोड़ी देर में समझते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं। चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, और चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी बॉडी पर हमको चार्ज निकालना होता है तो वो इस फॉर्मूले से निकालना होता है, Q इक्वल टू एन, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, बढ़िया तरीके से लिखो। और ये N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं उसके ऊपर, ठीक है। और ये E क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है, ये बता रहा हूं अभी। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है तुम सबको पता है, 1.6 माइनस का इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक प्रोटॉन की भी वैल्यू यही होती है, लेकिन प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। याद रहेगा ये सब, समझ रहे हो ना मेरी बात को। लेकिन कुछ सालों पहले साइंटिस्टों ने ये बोल दिया था कि भाई साहब जो चार्ज होता है ना, क्वांटाइज्ड का मतलब बता दूं पहले, जब समझाता हूं क्या साइंटिस्टों ने बोला था। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है, चार्ज एडिटिव इन नेचर, मतलब जैसे कि मान लो, पहला वाला पॉइंट यहां पे समझते हैं, पहला एडिटिव वाला, ठीक है, ये वाला। देखो, जैसे कि ये कोई बॉडी है, पे 5 कूलम चार्ज इतने पे दे रखा है, ठीक है, 8 कूलम चार्ज इतने पे दे रखा है, -7 कूलम इतने पे दे रखा है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा बता दो भाई साहब। 5, 8, 5 13 है, 13 में से 7 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 6, तो कितना हो गया 8, 5 -7, बता दो कितना बचेगा, 8, 5 13, 13 में से 7 गए तो 6 कूलम। तो एडिटिव है ना, देखो भाई साहब, डायरेक्ट ऐड कर दिया ना मैंने बच्चों की तरह, तो एडिटिव का मतलब हो गया सीधे सीधे जोड़ दो। अब जहां पर माइनस का साइन है वो माइनस के साथ ले लो, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज की प्रॉपर्टी है बेसिक एडिटिविटी, मतलब चार्ज जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है, नेचर में चार्ज एडिटिव होता है। ऐसा नहीं है कोई वेक्टर फॉर्म है चार्ज की जिससे इसे हम वेक्टर लॉ के मेथड से ऐड करेंगे, नहीं, डायरेक्ट स्केलर के तरीके से ऐड करते जाओ चार्ज को और आंसर पाते जाओ। अब दूसरा क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, अच्छा बाइट वाले से लिखूंगा, एनीथिंग, यहाँ नहीं लिखते इसको, बाइट वाले से लिखते हैं दूसरा वाला, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। अब जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, या तो ये 1 होगा, या ये 2 होंगे, या ये 100 होंगे, या 110 होंगे, ऐसा तो नहीं 1 के बाद 1.5 होगा सीधे, नहीं होगा ना, फिर वो काम का ही नहीं होगा कुछ। पेन है, पेन को मैं नीचे से काट के आधा तो मैं दे दूं, कोई काम का है ना, या तो एक पेन काम का है उसके बाद अगला। अब ये डिजिटल बोर्ड है, पूरा एक ही यूनिट है ना, तभी तो काम कर रहा है। मान लो मैंने इसे आधा काट दिया इक्विपमेंट से, तो ये कोई काम का बचेगा क्या, नहीं ना। इसी तरीके से चार्ज होता है ना, वो कोई भी ऐसी चीज होती है जो लिमिटेड अमाउंट में होती है, वो इंटीजर नंबर के फॉर्म में होगी। इंटीजर इन द सेंस कह सकते हो कि जैसे कि सबसे छोटा चार्ज मैंने अभी बताया तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगला जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। चार्ज जो होता है ना वो इंटीजर नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब जो फंडामेंटल चार्ज क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज यही है,
तो इंटीजर मल्टीपल जो n होता है ना यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ n इज इंटीजर। इंटीजर तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, वो ये कहती है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मल्टीपल होता है किस चीज के, इंटीजर का मल्टीपल होता है, और वो इंटीजर ही ये बताता है कि ये चार्ज क्वांटाइज्ड है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, अवेलेबल है। समझ में आ गई बात। n की वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, हमेशा इंटीजर रहेगी। n इक्वल नहीं होगा किसके, √2 के, 1/2 के, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वल नहीं रहेगा, √3 के इक्वल नहीं रहेगा, एक्सेट्रा, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब बताओ 1800 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दूं इस बॉडी को, तुम कह दो हाँ 1800 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। लेकिन अगर तुमसे कोई बोले कि 1800/7 मतलब 1800/7 चार्ज दे दो, तो 7 से 18 कट पा रहा है क्या, नहीं कट पा रहा ना, तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कितना चार्ज पॉसिबल ही नहीं है बॉडी पे, तो इंटीजर के मल्टीपल में ही आना चाहिए आंसर, तभी सही है, और उतने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों पहले साइंटिस्टों ने यह भी बताया है, ये तुम्हारी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी में जानकारी के लिए ही दे रखा है, और ये तुम्हारे सिलेबस में कहीं भी यूज नहीं होने वाला, कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटी यूनिट होती है चार्ज की, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूं बढ़िया तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के पर्पज से है। क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट होती है और ये फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ई है, तो ये 2e/3 और e/3 के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है, दिख रहा है क्या, 2e/3 और e/3 के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, 2e/3 e/3 के फॉर्म में मिल जाती है, प्लस माइनस। लेकिन हमारे कोर्स में ये कहीं भी काम आने नहीं वाली है, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ो कंजर्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कंजर्वेशन का, तीसरा पॉइंट देखो, तुमने क्लास 11 में भी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लिख लो यहां पे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can change one form to another, but it can change, या but it can transfer, लिख लो यहां पे, but it can transfer one body to another body, ये अच्छा ज्यादा लगेगा, ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। चार्ज जितना है उतना ही है, उतना ही रहेगा, पर ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, ना तो ये बनता है ना ये बिगड़ता है, जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, कुछ पॉइंट्स यहां लिखाता हूं। मैंने अभी कंजर्वेशन में क्या पढ़ाया, ये बात अच्छे तरीके से इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज है +5 कूलम, इस पे चार्ज है +7 कूलम, ठीक है, -8 कूलम। अच्छा, मैंने इस बॉडी को है ना किसी के साथ रब वगैरह कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, फिर मैंने कह दिया इसके चार्ज का डिस्टर्बेंस जो है कुछ इस तरीके से हो गया, +5 कूलम तो है यही है, यहाँ हो गया तुम्हारा 8 कूलम, तो यहाँ पे बताओ कितना चार्ज होगा। तो अभी वाले एग्जाम्पल के हिसाब से चार्ज कैन नॉइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है इस जगह, 5 कूलम +7 कूलम -8 कूलम, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ होगा, तो इसको लिख लो 5 कूलम +8 कूलम, इस पर कुछ नहीं है तो क्यू मान लो, निकाल लो कितना होगा टोटल, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12, 5 5 10 और 2 12, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 4 कूलम, ठीक है। ये कितना हुआ 8 और 5 13 प्लस क्यू, अच्छा 4 कूलम -13 कितना हुआ बताओ यार जल्दी, 12 में से 4 गए 8, माइनस का 9 कूलम बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, क्यू इक्वल टू माइनस का 9 कूलम, समझ में आया। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा 9 कूलम, तो यहाँ पे तुम्हें चार्ज कंजर्व रहता है, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे है उसके बाद भी उतना ही चार्ज यहाँ रहेगा, तो टोटल चार्ज दोनों पर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ कंजर्वेशन समझ में आ गया होगा। अगली बात बढ़िया तरीके से समझते हैं,
क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए सदैव। कौन सा वाला? Q इक्वल टू NE, देवता फॉर्मूला है, हर जगह काम आता है। कौन सा? देवता फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और n की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहेगी। एक और बात पूछ रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, विच इज बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा बड़ा है? कूलम का चार्ज बड़ा है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है? इतना बढ़िया से पढ़ाया है, अब तो तुम्हारा ये बढ़िया से एकदम समझ में भी आ गया होगा और इसका आंसर तुम दे ही दोगे। अरे अब तो बता दो दद्दा सॉल्यूशन। पहला वाला पूछ रहा है एक कूलम बड़ा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है। जाहिर सी बात है, एक कूलम में कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो बड़ा कौन सा निकला इनमें से? कूलम भी तो बड़ा है। एक इलेक्ट्रॉन में देखना कितने छोटे हैं। एक कूलम की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 1 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो, समझ में आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो निकल आएगा यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूछो क्यों? मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे? Q इक्वल टू NE तो लगा रहा हूँ, है ना। एक कूलम यहाँ रख दिया है मैंने, n कितना है वो निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मैं जैसे ही नीचे ले जाऊंगा तो यही तो आएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें टोटल। और वही पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वही बताना है कि क्या हो जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आंसर देखो कैसे निकालोगे। 1 इंटू 10⁻⁹, पॉइंट हटाओगे यहाँ से 0 आ जाएगा। एक उधार ले लो यार, इससे 10 तो 18 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। 16 से 100 काट दो, लगभग कितनी बार कटेगा? 6 इंटू कुछ बार कट जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा इंटू 10⁻18। ठीक है, टोटल नंबर क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ जाएंगे। 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.6 के आसपास, देख लेना, वो मैटर नहीं है। तो मैं सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल ये कह रहा है कि एक कूलम बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन। तो बता दो भाई साहब, एक कूलम बड़ा है, जाहिर सी बात है ना। एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है? सबसे छोटा है तो वही है, फंडामेंटल चार्ज है। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ टोटल। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया है? Q इक्वल टू NE वाला। Q कितना है? 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अच्छा, मेरे माइंड में है ना एक और क्वेश्चन आ रहा है, तुम बताओगे उसका आंसर? इसको नोट कर लो। देखो, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन 2 है, कैन वी प्रोवाइड 16 कूलम चार्ज 16 इंटू 10⁻⁻12 कूलम चार्ज टू द बॉडी। क्या हम किसी भी बॉडी को 16 इंटू 10⁻⁻12 चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं? तो क्या कहोगे? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर की फॉर्म में आ गए तो कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी क्या चाहेगी कि हम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहें वो इंटीजर की फॉर्म में रहें, 1000 रहें, 1 करोड़ रहें, 10 करोड़ रहें, ऐसे रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 करोड़ मतलब 1000.85 रहें या 25,000/3 रहें, ऐसा नहीं चाहेगी ना। फ्रैक्शन की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में नहीं चाहेगी। तो इसीलिए अगर हमारा सटीक इंटीजर निकल आता है तो इसका आंसर ठीक है। तो Q तुम्हें पता ही है, ये क्या, Q इक्वल टू NE लगा रहा हूँ। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो यहाँ पे। N, E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, यहाँ से N की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं? इसको नीचे ले आऊंगा, 16 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या करोगे? ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जैसे ही यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक और बढ़ जाएगा। चलो यहाँ एक 0 और बढ़ा लो, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा तो कितना आएगा? 10, और 19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ये शायद 7 बचेगा, 10⁻7। टोटल कितना है? N इक्वल टू 10⁻8। तो ये तो साफ साफ इंटीजर दिख रहा है। तो हाँ भाई साहब, 16 इंटू 10⁻12 कूलम किसी भी बॉडी को हम दे सकते हैं। ठीक है, आंसर ये हुआ। अब थोड़े टफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ से देखो, टफ से टफ क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है वो भी बताऊंगा अभी। इफ अ बॉडी गिव आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। देखो, कोई भी बॉडी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है? 10⁹, ठीक है, इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी को अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो कितना टाइम लगेगा
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को देने में टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है, तो बता दो भाई साहब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है ही है, तो यहाँ से तुम पहले तो चार्ज निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा 10⁻9 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो थी इंटू 10⁻−19, क्यू कितना आया बता दो यहाँ से फटाफट। 10⁻9 इंटू ओके ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻−10। ठीक है, तो ये चार्ज तो तुम्हारा ये हो गया कि भाई साहब 1 सेकंड में अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहे हैं या दे रहे हैं तो चार्ज इतना फ्लो हो जाएगा इन 1 सेकंड। ठीक है, अच्छा तो 1 कूलम के लिए क्या करोगे, 1 कूलम के लिए क्या करोगे जल्दी बताओ मेरे को। तो 1 कूलम के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 1 सेकंड में अगर इतना दे रहे हैं तो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम रिक्वायर फॉर 1 कूलम। तो 1 कूलम के लिए क्या करोगे, देखो 1 सेकंड में इतना चार्ज, तो 1 कूलम के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻−10। समझ में आ रहा है, टाइम लगेगा, ये सेकंड में ही निकाल लेते हैं हम, सेकंड में कैसे निकालोगे, सॉल्व कर लोगे इसको अब। अरे ऐसे सॉल्व करना है, 10⁻10 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, अपॉन 1.6 नीचे रह जाएगा, सेकंड में लिख दो। इसका मतलब ये हुआ, अरे ये सीधा सीधा ऐसा हिसाब है कि 5 किलोग्राम केले अगर 20 रुपए के आ रहे हैं, ठीक है, तो बताइए 7 किलोग्राम केले कितने के आएंगे। तो पहले तो 1 किलोग्राम केले की कॉस्ट निकालो, कैसे निकालोगे, 1 किलोग्राम केले की कॉस्ट निकालोगे 20/5 करके, यानी 4 रुपए, कितने 4 रुपए किलो ही तो चल रहे हैं केले, इतने सस्ते नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं मैं बस। अच्छा 1 किलोग्राम केले की कॉस्ट निकाल ली, अब पूछ रहा है 7 किलोग्राम के बताओ, तो 7 चौक 28 यानी 28 किलोग्राम, 28 रुपीज के आ जाएंगे तुम्हारे 7 किलोग्राम। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है ये, समझ लो इसको फटाफट से। अब तो एग्जाम्पल भी दे दिया, टाइम रिक्वायर फॉर 1 कूलम, कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज होने में, तो वो टाइम बता दो। यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई 1 सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या रखना है हमको, 1 कूलम रखना है बस, और ये 1 सेकंड की जगह आप क्या निकालना है हमें, कितना टाइम रिक्वायर है, टी मान लो इसको, तो फिर इसको नीचे ले आओ, यही कर दिया है मैंने, समझ में आ गई बात। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो, मतलब का भी नहीं है, अगला देखते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन है और टफ में से एक है, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है केमिस्ट्री। क्या, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप है राजेंद्र, यार कप में पानी भर रहा, कप से याद आया, प्यास लग रही है तो एक कप है हमारे पास, जो एनसीईआरटी में कप लिया है वो 250 ग्राम का लिया है, कितने का 250 ग्राम। ओके, तो गिवन क्या क्या है, गिवन ये तो मैं बता दे रहा हूँ, एक कप का वेट जनरली ले लो, कुछ भी ले लो, 250 ग्राम। अच्छा हमें क्या बताना है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा 1 कप पानी में, तो तुम सबको पता है केमिस्ट्री में 250 ग्राम वेट है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसको निकालने के लिए पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एक तो ये होता है, एक और होता है, एक और कौन सा होता है, यहां पर लिख लो तुम, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये भी तो होता है। अच्छा गिवन वेट कितना है 250, 250 तो है पानी का, हमने अपनी तरफ से मान लिया 1 कप पानी में। ये मत सोचना कि फन पाठशाला के कप में चाय पीते हैं, कप में पानी पीने का क्वेश्चन आ गया इसीलिए करा रहा हूं। हाँ अब तसल्ली मिली, बढ़िया तरीके से कराता हूं, इसमें है ना 250 ग्राम पानी था। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, तो 250, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों याद होंगे तो काम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, देखो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 18, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना अब, तो यहाँ पे 18 लिख लो। एवोगाड्रो नंबर तुम्हें पता ही है कितना होता है, 6.2 इंटू 10⁻23, तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। ठीक है, टोटल, तो यहां से मैं निकाल लूंगा, तो लिख ले रहा हूं टोटल नंबर ऑफ एटम, अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ एटम हुए, यहां से कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसको 6 ही मान ले रहा हूं मैं, ठीक है 6 ही मान ले रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं 6
को लिख दूंगा मैं 3 8 3 या 24 और 10 3 3 या 9, ठीक है 83 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 83 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप सबको पता है, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम सबके बराबर होंगे। होंगे कितने? हाइड्रोजन में कितने हो गए? अरे पानी तो दो ही चीजों से मिलके बना है ना, वाटर से और ऑक्सीजन से, मतलब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन में दो दो एटम, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 8 और 2 10, मतलब हाइड्रोजन में 2 एटम नहीं 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन या 8 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, जो कि होंगे 10। अपने पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 250 ग्राम में 83 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, बताओ फटाफट से कितना हो गया। अरे 83 इंटू 10 टू दी पावर 23 है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई चार्ज टोटल, यही तो आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 83 इंटू 10 टू दी पावर 24 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली निकाला है भाई साहब मैंने, बस समझाने के लिए। भाग यहां से, हाँ ठीक है ये आ गया। अच्छा अब तुम सबको पता है चार्ज कैसे निकालना होता है, Q इक्वल टू एन ई। हमारे पास क्या है, चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये है, Q हमको पता है। देखो यहां तक ना केमिस्ट्री का खेल था, यहाँ पे कौन सा खेल आ गया, अब आया है फिजिक्स का खेल। यहां से फिजिक्स का खेल सीखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो फटाफट से, कितने निकाले 83 इंटू 10 टू दी पावर 24 एक्शन में। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व कर लोगे कूलम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सॉल्व करना होता है हमको, समझ रहे हो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सखा, मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई बहनों ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास की, बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा कोई भी बॉडी है हमारे पास, जैसे कि मान लो ये अंडा है, ठीक है, अंडा नहीं कुछ भी, कोई भी बॉडी है, ठीक है। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, मान लो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी, पहले तो ये बताओ मेरे को। अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन, चलो इस बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, जब इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा सिर्फ, है ना। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक और प्रोटॉन बचा, तो ये बॉडी क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या हो गई नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं नेगेटिवली चार्ज, समझ गए चार्ज कैसे हो रही है दोनों बॉडी। अच्छा तुम सबको पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, कितना होता है बताओ, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, याद कर लेना ये चीजें, अच्छी चीजें, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। लगभग इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बड़ा होता है, यहाँ पे क्या है प्रोटॉन बड़ा है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, समझ में आ गई बात, क्यों 1000 गुना करीब बड़ा है, देख लो, ठीक है। तो इसमें भारी कौन हुआ, प्रोटॉन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास है, वो बेचारा यहां से निकल के यहां जा रहा है, तो यहां से तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मास कम होगा या बढ़ेगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका मास घटेगा, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो तुम बॉडी का मास, जैसे कि बॉडी ए बोल दिया, इसको मैंने बॉडी बी बोल दिया, तो मास ऑफ बॉडी ए का मास तो घट जाएगा और बी का बढ़ जाएगा, तो मास ऑफ बॉडी बी आफ्टर चार्जिंग, यहां पे लिख लेना आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद, है ना। लेकिन इनिशियली भी लिख लेना, दोनों बॉडी बराबर की थी, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ में आई बात। तो मैं यहां पे एक और चीज लिख लूं बढ़िया तरीके से, पहला पॉइंट, इफ चार्ज ट्रांसफर देन मास ऑल्सो ट्रांसफर, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही लिख लो, ठीक है। अब इसके सब पॉइंट लिख लो,
जैसे कि ए पॉइंट, क्या लिखोगे? इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मास ऑफ बॉडी रिड्यूसेस। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो दे रहा है साथ में। अच्छा, बी पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ, यहां पे लिख लो, इफ बॉडी एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन किसी ने एक्सेप्ट, वो प्रोटॉन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज, यहां लिख लो, सो बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज एंड मास इंक्रीजेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो फटाफट से, ठीक है, इन्हें लिख लो। और यहां मैं तुम्हें अच्छे लिख लो, पहले लिख पाओ तो लिख लो फटाफट से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कि काला हो सकता है, सॉरी, लिख लो तुम, है ना, पॉज करके लिख लेना। आगे देखो, अब यहां पे तुम समझ गए कि मास किसी भी बॉडी का कब बढ़ रहा है, किसी भी बॉडी का मास कैसे कम हो रहा है। अब यहां पे एक बात और समझते हैं, मास और चार्ज के बीच में मोटा मोटा अंतर देखते हैं, मोटा मोटा मास और चार्ज के बीच में अंतर देखते हैं। तो देखो, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो हो नहीं सकता। अगर कोई बॉडी है बिना मास के रह सकती है क्या? उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा ना, ठीक है। चार्ज क्या रह सकता है? जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। तो पहला मोटा डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा, दूसरे में लिखो, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मास जो है क्वांटाइज्ड नहीं है। 1 किलो भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1.25 ग्राम भी हो सकता है, 150 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरी हो कि 1 ग्राम के मल्टीपल में हो या 1 माइक्रोग्राम के मल्टीपल में हो, कुछ भी हो सकता है मास। तो मास क्वांटाइज्ड नहीं है ना। बट चार्ज को तो मैंने अभी समझा ही दिया तुम्हें, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक बहुत अच्छा डिफरेंस समझाने वाला हूं, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का तुम मास देख रहे हो ना, वो मास है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आज पहली बार तुम इस क्लास में ये चीज समझोगे, और नई चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी 1 मिनट में समझा रहा हूं क्यों। पर चार्ज इज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। एक सेकेंड, अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम लोगों ने शायद 11th क्लास में पढ़ा हो, या अभी पढ़ लो दोबारा से, देखो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अपनी आम जिंदगी में ना ये काम नहीं होता, क्योंकि हम आम जिंदगी में बहुत कम स्पीड से चल रहे होते हैं, स्पीड या वेलोसिटी से। पूछो क्यों? ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल लेंगे, हवाई जहाज से उड़ेंगे तो। अगर रॉकेट से भी गए तो 30,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं जा सकते ना। लेकिन जो लाइट की स्पीड होती है ना, सी यहाँ पे क्या हो गई? लाइट की स्पीड। तो यहाँ पे सी लिख लो, येलो पेन से लिख दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसको बोलेंगे हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बहुत हो गया। अगर इसके कंपेरेटिवली, इससे ज्यादा चीज ना कोई नहीं फेंकी जा सकती। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो लाइट की स्पीड तक कोई भी चीज जा रही है या इससे थोड़ी बहुत कम, तो है ना, वहां पे मास चेंज हो जाता है। आम जिंदगी में नहीं होता, लेकिन ऐसा मेंटोस जिंदगी में होता रहता है, ठीक है। अब मेंटोस जिंदगी में क्यों हो रहा है? देखो, जो मास की वैल्यू है यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ये तुम आगे भी पढ़ोगे फोटोन वगैरह में, ठीक है। तो देखो m इक्वल टू एम नॉट, इसको तुम सेमीकंडक्टर वगैरह में भी पढ़ोगे, बहुत जगह आएगी ये आगे जब तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। बी स्क्वायर क्या हो गई? देखो मास, ये वाला जो मास है ना, मास ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट, इसको लिख लो रेस्ट ऑब्जेक्ट,
किसी भी रेस्ट बॉडी का मास है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो ओरिजिनल मास है। अभी मैं यहाँ पे रुका हूं, मान लो ये मार्कर अभी यहाँ पे रुका है, अगर इसको लाइट की स्पीड से फेंक दिया जाए ना तो इसका मास बढ़ेगा या घटेगा? देखो देखते हैं क्या होगा। देखो ये वेलोसिटी क्या है, हमेशा लाइट की स्पीड से कम रहेगी, तो सी बी अपॉन सी है, बी कम रहेगी, सी हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं जो वेलोसिटी है ना, बी अपॉन सी का जो रेशियो है वो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। और 1 से कम आने के बाद क्या होगा, 1 माइनस 1 से कम आने वाली कोई भी संख्या माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा, छोटा आएगा 1 से। 1 से छोटा आने के बाद उसका रूट भी ओपन करूंगा तो भी 1 से छोटा होगा। और किसी भी चीज में, जैसे कि मान लो यहाँ लिख दे रहा हूं, किसी भी चीज में अगर हम 1 से छोटी डिजिट का डिवाइड लगाते हैं, जैसे कि 0.9 का, तो वो संख्या हमेशा बड़ी आएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मास यहाँ पर बॉडी का बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मास यहाँ पर किसी भी बॉडी का बढ़ेगा। तो जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़िया स्पीड से फेंकेंगे तो उसका मास बढ़ेगा। आगे देखो, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ भी बोल लो। तो कूलॉम्स लॉ को समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूं। पहले तो यार कूलॉम्स लॉ के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है मस्त सा। ये बताओ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो कराया नहीं तुम्हें, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरा नाम सनी यादव है और करा दूं? चलो करा देता हूं। मेरा नाम सनी यादव है और मैंने अपनी बीटेक एनआईटी जालंधर पंजाब से की है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन की वीडियो अलग से डाल देंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि तुम्हें भी पढ़ने में मजा आना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और उन्होंने क्या क्या कर रखा है। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, कूलॉम्स लॉ के लिए ना मैंने को पहले लेना पड़ेगा ऐसी एक लाइन, इसका कलर जो है मेरे को करना पड़ेगा वाइट, ऑरेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी 2 चार्ज ले ले रहा हूँ, 2 चार्ज। एक चार्ज तो ये हो गया, ठीक है, इसका कलर करते हैं हम वाइट। ठीक है, एक चार्ज, अरे रुक जा यहीं गद्दा, रुक जा, चार्ज यहीं रुक जा। एक चार्ज यहाँ लेते हैं, इसको भी पॉलिश कर देते हैं वाइट से। ठीक है, 2 चार्ज हो गए, इसको मैं बोलूंगा Q1, इसको मैं बोलता हूं Q1, इसको मैं बोलता हूं Q2। हो क्या रहा है, तुम सबको मैंने अभी अभी बताया, कोई भी चार्ज है, अभी मैंने इसको ले रखा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको भी मैंने ले रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी 2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज आसपास रखे होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे ऐसे करके, पता है ना? अरे पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं ना, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया तुम्हें। तो देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैंने बहुत दूर रख दिए, इतना दूर रखना नहीं चाहिए, वो मैंने ऐसा मान के चलो कि 2 चार्ज इतने पास रखे हैं, वो मैंने तुम्हें डायग्राम में ना जूम करके दिखा दिया 200x में, 200x में जूम करके दिखा दिया है। ठीक है, अब सोचो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसके मैं बोल देता हूं मॉड आर, क्योंकि जो कूलॉम लॉ होता है ना वो अभी मैं बताने जा रहा हूं किस किस चीज पर डिपेंड करता है, और ये लॉ है। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, इसका कोई मतलब ऐसा डेरिवेशन वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया है इसको। तो ये मॉड आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता है? फोर्स आ रहा है, फोर्स का मतलब क्या है, एक चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, जब तो रिपल्सन और अट्रैक्शन फील करेंगे। अरे मान लो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कब रिपेल करेंगे, जब ये फोर्स लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास अगर हो तो मैं दिखाता हूं, अपल्टस अभी तो नहीं है लेकिन मैं दिखा दूंगा, अगली क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव रिपल्सन फील कर रहे हैं तो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहे होंगे। मैं किसी चीज को धक्का दूंगा तभी तो वो दूर जाएगी ना, तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, उस फोर्स को समझो, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो मैं उसको बोल दे रहा हूं F1, पहले चार्ज पर फोर्स किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा फोर्स वेक्टर। यहाँ पे जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, और इस पर अगर फोर्स लगेगा इसकी वजह से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स जो है 2 पर लग रहा है 1 की वजह से। ठीक है, अभी हम समझते हैं। ये तो मैं तुम्हें अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं बता रहा, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। कूलॉम्स भाई साहब कह रहे थे कि फोर्स जो है, अरे अभी नहीं, अभी तो मैग्नीट्यूड लेते हैं डायरेक्ट। फोर्स जो है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के मैग्नीट्यूड के, यानी जितना Q1 का मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे Q1 बढ़ेगा
वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब फोर्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के बीच की दूरी के। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना आर, Q1 क्या हो गया, चार्ज 1, चार्ज 1 लिख लो यहाँ पे, Q2 क्या हो गया, चार्ज 2 लिख लो, आर स्क्वायर क्या हो गया, आर लिख लो, तुम स्क्वायर तो समझ जाओगे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यहां पे लिख दे रहा हूं Q1 एंड Q2। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं इन चीजों को कंबाइन करता हूं तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आप सबको पता है फिजिक्स में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आता है एक कांस्टेंट, क्या आता है, एक कांस्टेंट जिसको मैं K बोलता हूं, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो K हो गया उसके बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, एक और बात बताना मेरे को, यहां पे जो मैंने K लिया ना, ये जो दो चार्जेस हैं वो मीडियम पर भी डिपेंड करते हैं। मीडियम का मतलब ये दो जो ये जो दो चार्जेस हैं वो एयर में रखे हैं या फिर वैक्यूम में रखे हैं या फिर तेल में रखे हैं या फिर पानी में रखे हैं। जैसे जैसे हम मीडियम को चेंज करते जाएंगे इसके बीच की दूरी तो चेंज नहीं होगी, वो तो फिक्स रहेगी, चार्ज भी फिक्स रहेंगे क्योंकि वो अपनी मर्जी से लिया है हमने। लेकिन इनके बीच में ना फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो K है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो भी प्रैक्टिकली निकाली है 1/4πε0 ऑब्जर्वेशन से। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ना उसको बोलते हैं हम क्या, परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी, समझ में आई बात? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो याद कर लो तुम, K की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 × 10⁹ अच्छा K की यूनिट कैसे निकालोगे, देखो K की यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वाइट पेन लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। Q1 और Q2 को डिवाइड लगाऊंगा तो Q1 की क्या होती है, कूलम स्क्वायर। ठीक है, C स्क्वायर, और R स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से तुम इसकी यूनिट ले लो। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो इंपोर्टेंट है। K को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है। K की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल का साइन लगा के याद कर लो इसको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। अच्छा तो क्या क्या याद होना चाहिए तुम्हें, फोर्स = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जिसमें K क्या हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके अच्छा, और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 10⁹ यूनिट अभी मैंने निकाल के दिखाई, क्या निकाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, बना के याद होनी चाहिए एकदम। उसके अलावा एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे लिया है ना इसको बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है पता है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, जो K की यूनिट है ना उसका रेसिप्रोकल हो गया है ना ये एप्सिलॉन नॉट, तो इसका उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा करो। इतना बात समझ में आया या नहीं आया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मस्ती से समझते हैं एक और चीज, फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता है, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन। अरे इतना पता है कि न्यूटन बाबा की बातों को तुम भूल गए हो, पता होगा ना। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं होगी, है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐड कैसे करेंगे फोर्सेस को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की मदद से। ठीक है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी अभी समझाऊंगा, इससे पहले तुम ये सब लिख लो,
ये सब लिखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक बैकग्राउंड अलग से लेता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड इसी का चेंज हो गया, ये तो ब्लैक, ठीक है, यही लिखो। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझ लेना पीछे लिखा हुआ है सब, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ तुम मेरे को सब, मेरे महानुभावों, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐड करने का तरीका होगा, तो यहां पे लिखो कूलम्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं तरीका सिखाता हूं तुम्हें, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है। अभी तुम मैग्नीट्यूड वाइज लिखना सीख गए ना, ये सब, ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो यहाँ पे फिर से तुम दो चार्ज ले लो, एक तो भाई साहब ये हो गया, इसको हम फिल कर ले रहे हैं वाइट से, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी को हम क्लोन कर ले रहे हैं, क्लोन क्लोन महाराज क्लोन करना है, आ जाओ। दूसरा चार्ज ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों के चार्ज के बीच में आर दूरी ले ले रहा हूँ, इसको मैं वाइट कलर से पोत दे रहा हूँ, वाइट कलर से, हाँ शाबाश। अच्छा, अब मैं यहाँ से ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, टुर करवाऊंगा ऐसे टुर, तो मैंने यहाँ से लाइन खींची, टुर टुर, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, ये मैंने Q1 चार्ज ले लिया, ये भी पॉजिटिव है, ये मैंने Q2 चार्ज ले लिया, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, सब ले सकते हो, बताऊंगा अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारी दुविधाओं को दूर करूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी। तो Q1 Q2 इन दोनों के बीच में कितनी दूरी, R, इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख ले रहा हूं, मॉड R। देखो होता क्या है, जब इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा था, तो मैंने अभी ये भी बताया, उसको क्या लिखूंगा, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको क्या पढ़ेंगे हम, लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको लिख दे रहा हूं मैं, क्या पढ़ूंगा इसको, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अच्छा, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो उसको क्या पढ़ूंगा, F2 1, मतलब फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब इन दोनों की दूरी क्या है, R, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म है, तो अगर मैं इस पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो मेरे को डिस्टेंस कहां से कहां तक लेनी होगी, यहां से यहां तक, मतलब ऐसे लेनी होगी, तो फाइनल वाला पॉइंट ये हो जाएगा, तो इसको मैं ये बोलूंगा R1 वेक्टर माइनस R2, क्योंकि जब ये पोजीशन का काम करेगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ना मॉड R, वो क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी, यहां से, अरे मैं जा तो ऐसे ही रहा हूं ना, F1 से F2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2, तो इस वाली डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, R12 लिख सकता हूं, ठीक है, R12, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R12 वेक्टर की फॉर्म में, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 2, यहां पे लिख लो फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे ना जाकर, जब मेरे को इस पे फोर्स निकालना होगा, तो मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, देखो फाइनल पॉइंट क्या है, R2, R2, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में ले लो, माइनस R1, ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा मैं, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मोड में मैग्नीट्यूड लेते हैं, पता है ना, तो मैं इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ, R21, तुम्हारी किताबों में ऐसे लिख रखा है, मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है, क्यों लिख रखा है, कभी कई किताबों में R12 दे रखा है, R21 दे रखा है, पता नहीं वो क्या करते हैं, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक रीजन भी दे दिया, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो इसको मैं R21 लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम, क्या लिखूंगा मैं इसे, 2 to 1, 2 से 1 तक की दूरी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अच्छा, तो कूलॉम्स लॉ तुम सबको पता है, अब मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं इसकी, वेक्टर फॉर्म के लिए फोर्स हमें वेक्टर में लिखना है, कि तो कांस्टेंट टर्म होता है, Q1 मैंने तुम्हें बताया था स्केलर क्वांटिटी, तो इस पर तो कोई वो नहीं लगेगा, लेकिन फोर्स कौन सा निकाल रहा हूं, ध्यान देना, मैं इस पर फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स 1 2 निकाल रहा हूं, तो मतलब फोर्स 1 पर 2 की वजह से निकाल रहा हूं, ठीक है, चार्ज 1 पर फोर्स निकाल रहा हूं, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, तो मैं इसको लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन इसकी
जो मैंने डिस्टेंस लेनी है वो कौन सी लेनी है, पहली वाली r12। तो देखो r12 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्शन के लिए तुम सबको पता होगा, तुम सबको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर, जहां पर टोपा लगा रहता है ना ऊपर, उसी को यूनिट बोल देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ठीक है, ये याद कर लो, इसका बहुत इस्तेमाल होगा यहाँ पे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड है 5, उसका मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट का मतलब 1, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, तो वो 5 मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दिखा देगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते ही। तो यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r12 टोपा। ठीक है, कैप। तो अब क्या कह रहा है, अब इसने जो बता दिया कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसी, r12 ये वाली जो डायरेक्शन है। अब यहाँ इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r12 को अगर खोलेंगे तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं r वेक्टर, यहाँ पे 12 ले रहा हूं ना, और यहाँ पे भी 12 लेना पड़ेगा। पहले से तो ये यही है 12 का स्क्वायर, लेकिन मैंने जैसे इसका 12 लिया मॉड r12, अरे यही वाला फॉर्मूला उतार दिया सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से रफ करता हूं मैं, r12। तो ये वाला 12 जो था मैंने इसी में लिख दिया r12 का क्यूब। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बताओ फटाफट से, अरे बता दो, फोर्स 12। ठीक है, पूरा इस तरीके से लिखता है, दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका तुम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, है ना। तो याद कर लो और बढ़िया तरीके से समझ लो कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अगर मेरे को फोर्स 21 लिखना होगा तो फोर्स 21 के लिए क्या करूंगा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है हमारे पास, हमने जगह बेच दी यहाँ से, है ना। F21 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ए Q2 पर फोर्स Q1 की वजह से, ऑर्डर तो कुछ भी हो इनसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 Q2 भी लिख सकते थे, लेकिन मेन मैटर क्या है, डिस्टेंस की डायरेक्शन। तो यहाँ पे कौन सा लोगे, R21, मतलब ये वाला डिस्टेंस R21 यानी R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन यूनिट वेक्टर कौन सा लोगे, R21 वाला। जब तुम यूनिट वेक्टर R21 लोगे तो उस पर क्या लिख लोगे, R अपॉन R, मतलब वेक्टर R। तो इसको लिख लो तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, वेक्टर R21 अपॉन मॉड R21। ठीक है, अब ये वाला इसमें इनटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q। जैसे ये Q होगा तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया, F21। तो मैं एक चीज तो समझ में आ गई होगी यहाँ पे, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसकी वजह से जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना ही इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका हो गया, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तुम लोग ढंग से प्रिपेयर कर लेना। लेकिन क्वेश्चन ना हम इस तरीके से करेंगे ही नहीं, बोरिंग मेथड से, मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा और तुम मस्त तरीके से सीख भी जाओगे। तो पहले उस वाले के कुछ पॉइंट लिख देते हैं बढ़िया से। देखो वहां पर क्या था, F12 का मैग्नीट्यूड जो है F21 के बराबर था, है ना। और यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं, जो फोर्स लगेगा ना, एक और पॉइंट लिख लो बढ़िया सा, फोर्स जो लगेगा, फोर्स एक्ट अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ टू चार्जेस। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि ये और ये दो चार्जेस हैं, इनके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, यानी कि ये वाली लाइन, फोर्स उसी के अलोंग लगेगा। ऐसा नहीं कि लाइन ये रही तुमने फोर्स ऐसे लगा दिया, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, आय हाय ये भी रफ हो गया, ठीक है इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, जिधर की तरफ ये लाइन है ना उसी के अलोंग एक्ट होगा। तो ये पॉइंट भी याद कर लो दूसरा, ठीक है, लिख लेना बढ़िया तरह स्टार लगा के। लेकिन जो फोर्स F12 होगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को बढ़िया तरीके से। तो ये तो पॉइंट लिख लो बढ़िया से। तो न्यूटन भाई साहब ने इतना बताया, सॉरी कूलॉम भाई साहब ने, है ना। अच्छा लिख लिया, नहीं 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 रफ नहीं करते, इसको रफ नहीं करते, लिख लो। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, सुनो रिलेटिव परमिटिविटी का मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला और मतलब बता दे रहा हूं, है ना। रिलेटिव
परमिटिविटी। सवाल इसके हम आगे करेंगे जब मैं तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कंडक्टर में, तब भी करेंगे और इसका इस्तेमाल भी तभी होगा, ठीक है। तो देखो इसको है ना एप्सिलॉन नॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी नॉट यानी जीरो, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एक सेकंड, सब बता रहा हूं बढ़िया तरीके से, एकदम एक्शन में बताऊंगा सारी चीजें। इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। रिलेटिव का मतलब हो गया तुम्हारे रिश्तेदार। तो कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, किसी के रिलेटिव में देखते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा रिश्तेदार कम अमीर है, तुम सक्सेसफुल होते जा रहे हो, तो वो तुम्हें देख के जलेगा, हालांकि उसको मुकेश अंबानी से कोई भी मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, लेकिन तुम्हें देख के वो जलेगा कि साला ये कैसे आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो रिलेटिव देख रहा है अपने, क्योंकि उसे तुम ही दिख रहे हो, उसे मुकेश अंबानी की बिल्डिंग नहीं दिख पाती है, रोजाना मुंबई नहीं जा सकता। अगर उसके बगल में रहता तो उसे देख के जलता, लेकिन अभी उतनी उसकी दम नहीं हुई है कि उसके बगल में रह ले, ठीक है। अगर भाई साहब किसी का मुकेश अंबानी से संबंध हो या उसका रिश्तेदार हो कोई, तो माफ करना लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी समझाना। तो ई आर है ना, ई आर का मतलब हो गया अगर हम परमिटिविटी देख रहे हैं किसी भी चीज की, जैसे कि हमको यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी देखनी है, तो किसके रेस्पेक्ट में देखी हमने, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोल देंगे हम ई आर जो होगी रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, लिख लो यहाँ पे, अभी इसको तुम सिर्फ याद कर लो, इसके क्वेश्चंस में कराऊंगा। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम, इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम। समझ में आ रही है मेरे दोस्तों, हाँ अच्छा, ये लिख लो। अब देखो ये भगता हुआ तुम्हारे पास प्रश्न आ रहा है, a free pitch ball A of 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ये सब ना मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा एक बढ़िया सी पीपीटी के साथ और बढ़िया से फॉर्मेट के साथ। ये है ना भाषा वाले प्रश्न अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे, अगले 2-3 लेक्चर बाद, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है, उस पर अगर मैंने 3 चार्ज रख दिए तो बताओ इस पर फोर्स क्या लगेगा, वो सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये भी करेंगे, सब लिखे हुए हैं इतनी मेहनत से, तो ये भी सॉल्व करेंगे बोर्ड के पर्पज से, जेईई मेंस के पर्पज से, सब चीज के पर्पज से हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।